पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं। पंकज, सालों की समस्या, सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ की नक्सलवाद, अब लेकिन धीरे धीरे ये नक्सलवाद कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। डेडलाइन भी नजदीक है मार्च 2026 की। बार बार केंद्रीय गृह मंत्री भी लगातार दौरे कर रहे हैं, नजर बनाकर रखे हैं। लेकिन अभी अगर सबसे बड़ी सफलता की बात की जाए वो रूपेश को लेकर है और उसके और दूसरे साथियों को लेकर है, जो 140 का आंकड़ा बताया जा रहा है। कब तक सरेंडर कर सकते हैं? अभी फिलहाल आपके पास क्या अपडेट है इसको लेकर? देखिए साक्षी, अपने दर्शकों को हम अपडेट कर दें कि यह सबसे बड़ा नक्सलवाद के इतिहास में समर्पण कहलाएगा, क्योंकि इसमें 140 नक्सली एक साथ सीधे सरेंडर करेंगे। इसमें रूपेश के साथ में रणनीता भी सरेंडर करने के लिए पहुंच रही है। अबूझमाड़ के इलाके से तस्वीरें निकल के आई हैं कि अत्याधुनिक हथियार AK-47, कार्बाइन, SLR और ऐसे बड़े हथियारों के साथ नक्सली सीधे समर्पण करने के लिए उस इलाके से निकल रहे हैं। उसमें से 15 DVCM रैंक के नक्सली हैं, जिनमें सरकार की रणनीति के तहत 5 लाख रुपए का इनाम होता है। SZC कैडर के 2 नक्सली हैं, जिसमें 25-25 लाख का इनाम होता है। CC मेंबर यानी कि जो रुपये से उनमें लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था। 70 के दशक से ये जो नक्सलवाद चला आ रहा था, जो कि एक नासूर बन गया था, चाहे छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का बॉर्डर का क्षेत्र हो, यहाँ तक कि उड़ीसा के बॉर्डर के क्षेत्र में पूरे कॉरिडोर में एक अपना लाल पट्टी बना के रखे थे। इसे महज 8 महीने में सरकार की एक घोषणा ने जड़ से उखाड़ के फेंक दिया है। 8 महीना पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुले मंच से ऐलान किया कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद हम देश से पूरी तरीके से सफाया कर देंगे, जिसके बाद एक दृढ़ संकल्प के साथ ऑपरेशन चलाए गए। बस्तर का अंदरूनी इलाका हो, महाराष्ट्र का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, लगातार उनके जो पुलिस मेंबर ब्यूरो हैं उसे मुठभेड़ में मार गिराया गया। जब नक्सलियों ने देखा कि हमारे बड़े लीडर, 30 कैडर के लीडर मारे जा रहे हैं, अब बच पाना मुश्किल है, तो उन्होंने समर्पण का रास्ता अपना लिया। कल ही आपने देखा कि वेणुगोपाल ने समर्पण कर दिया 60 नक्सलियों के साथ। वेणुगोपाल एक नक्सली नहीं था, वो एक बड़ी विचारधारा था, एक बड़ा विचारधारा का समर्पण है। ये मान लीजिए कि वेणुगोपाल यदि समर्पण करता है तो नक्सलवाद वहां से जड़ से उखड़ जाएगा। उसी तरीके से ये रूपेश भी है। रूपेश भी कई वर्षों से नक्सलवाद से जुड़े हुए थे। ये आइडियोलॉजी के साथ वहां पर काम करते थे। कई इनकी विचारधारा पूरे नीचे तक फैलाई जाती थी, जिसके बाद नक्सलवाद चारों ओर पनपता था। जब ऊपर नीचे से जड़ ही कट जाएगी तो पेड़ कहाँ से बचेगा? सारा का सारा धराशायी हो जाएगा। इसी तरीके से ये पहला समर्पण नहीं है। अब आप देखना लगातार इसी तरीके से और समर्पणों की संख्या बिल्कुल, यानी कि आने वाले दिनों में भी ये तमाम नक्सली जो है समर्पण कर सकते हैं, सरेंडर कर सकते हैं। लेकिन पंकज, जगदलपुर में जिस तरह से बात कही जा रही है कि यहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं, खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में वहां पर सरेंडर करेंगे, वहां की अभी स्थिति की बात की जाए तो किस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि वहां पर अब वरिष्ठ अफसरों का पहुंचना जारी है, जवानों की तैनाती कर दी गई है, तो वहां की जरा बताइए क्या कुछ अभी अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी, जगदलपुर में इसका समर्पण इसलिए करवाया जा रहा है क्योंकि जनता को एक मैसेज देना है। जिस नक्सलवाद से बस्तर की जनता डरती थी, जिस नक्सलवाद को नासूर समझती थी, वो अब हथियार डाल करके मुख्य धारा में जुड़ने के लिए तैयार हो गया है। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। लालबाग में एक बड़ी तैयारी की गई, जिसमें स्वयं प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय पहुंचेंगे, गृह मंत्री विजय शर्मा मौजूद रहेंगे, पुलिस के तमाम अधिकारी रहेंगे, CRPF के बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे, जिसके सामने लाल कारपेट बिछा करके, क्योंकि नक्सलवाद भी लाल सलाम का नारा बुलंद करता हुआ चलता था और एक समय नक्सलवाद कहता था कि हम बंदूक की गोली से क्रांति लिख देंगे। मगर सरकार की समर्पण नीति में वह शांति का रास्ता चुन रहा है, इसलिए कल उसे बड़े धूमधाम से समर्पण करवाया जाएगा, ताकि ये मैसेज दिया जाएगा कि जो नक्सलवाद बस्तर के गलियारों में फल फूल रहा था, जिसे लोग नासूर समझते थे, अब वो शांति, अमन और चमन के रास्ते में चलेगा। जी बिल्कुल, और ये सालों की समस्या धीरे धीरे अंत जरूर अब होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो सालों में नहीं हो पाया, क्या वो वाकई में मार्च 2026 से पहले हो जाएगा या फिर नहीं हो जाएगा? कितने नक्सली अभी ऐसे हैं जो कि एक्टिव हैं? लगातार हम देख रहे हैं ऑपरेशन अभियान का असर तो देखा जा रहा है, लेकिन कुछ नक्सली बौखलाए हुए भी हैं, उनकी ओर से बौखलाहट भी उनकी सामने आ रही है। चलिए, फिलहाल इस सरेंडर को लेकर आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा पंकज। जैसे ही कोई आपके पास अपडेट हो जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, रूपेश भी कर सकता है सरेंडर, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। रूपेश के साथ उसके सहयोगी भी सरेंडर कर सकते हैं। सुकमा से एक और बड़ी जानकारी, नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश अब यहां पर हो चुका है। आपको जानकारी दे दे, देखिए जिस तरह से यहां पर पर्दाफाश हुआ है, सिलोरू इलाके में चलाई जा रही थी बंदूक की फैक्ट्री, तो विस्फोटक और हथियार बनाने का सामान भी यहां से जवानों ने बरामद कर लिया है। नक्सलियों की और से जो 3 बारूदी सुरंगें थी
वो यहां पर छिपाई गई थी। तो जवानों ने काली मेला में सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इसका पूरा पर्दाफाश कर दिया। धूमल और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दे, चिलकला मुड़ी रिजर्व में चलाया गया था यह ऑपरेशन। उड़ीसा की मलकानगिरी पुलिस ने यह बड़ी कार्रवाई की है। तो देखिए, ये वही सामान, ये वही विस्फोटक हथियार जिसका इस्तेमाल नक्सलियों की ओर से किया जाता था, लेकिन इसका पर्दाफाश भी जवानों ने कर दिया है। चलिए, और ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ेंगे हमारे सहयोगी सलीम शेख जुड़ चुके हैं। सलीम, नक्सलियों की ओर से जिस सामान का इस्तेमाल किया जाता था, जो हथियार अब देख रहे हैं, जो सुरंग बनाई थी, उसका भी पर्दाफाश हो चुका है। अब छत्तीसगढ़ में यह समस्या खत्म होती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। छत्तीसगढ़ से माओवाद का जो जो समस्या रही है बीते 40 सालों से दो दंश बस्तर और छत्तीसगढ़ झेलते आ रहा है, वो कहीं ना कहीं अब खत्म होता नजर आ रहा है। बस्तर के अलग अलग जिलों में जिस तरह से बीते 1.5 साल से जो बड़े बड़े ऑपरेशन चलाए गए हैं, इसका असर अब होने लगा है। जो माओवादी बड़ी संख्या में अब सरेंडर करने जा रहे हैं। वेणुगोपाल के बाद अब छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नक्सल समर्पण है ये, जिसमें रूपेश, रनीता जैसे कई खूंखार जो नक्सली जो सरकार के लिए समस्या बने हुए थे, ग्रामीणों के लिए समस्या बने हुए थे, विकास के काम रुके हुए थे, अब कहीं ना कहीं इनके समर्पण के बाद अब विकास के जो द्वार हैं वो खुल जाएंगे। अम्बुजबाड़ का जो इलाका है, जो सालों से अभेद कहा जाता था, अभेद गढ़ है, लेकिन अब ये अभेद गढ़ कहीं ना कहीं माओवादियों के समर्पण करने के बाद उस इलाके में विकास के कार्य तेजी से किए जाएंगे। बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके जिस तरह से माओवादियों का गढ़ बन गया था, अब सुरक्षा बलों ने जो ऑपरेशन चलाए, इसका असर ये हुआ कि जो इनके जो अस्थायी जो फैक्ट्रियां रही हैं जिसमें देसी हथियार बनाए जाते थे, तो माओवादियों के दबाव बढ़ने के बाद अब माओवादी जो सीमावर्ती इलाके हैं, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे जंगलों में जाकर अपने देसी फैक्ट्रियां चलाने लगे थे। जिसकी खबर मिलने के बाद उड़ीसा की जो डीवीएफ जो टीम है, जो सुरक्षा बल है, उन्होंने एक बड़ी कार्रवाई की। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के जो सीमावर्ती जो इलाका है, वहां से ये सामान को बरामद किया गया है। तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में जो दबाव सुरक्षा बलों ने बनाया है, इसका असर ही अब उड़ीसा, तेलंगाना और महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं माओवादी एक बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद इन्हीं इलाकों में जाकर अपने आप को छुपा लेते थे, लेकिन अब ये जो हालात हैं बस्तर में जो बदल रहे हैं, इसका असर अब सीमावर्ती राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। सुरक्षा बल के जवान अब चौतरफा हमला माओवादियों पर कर रहे हैं, जिसका असर ये हुआ कि अब इनके पास न छुपने के लिए जगह है, न किसी तरह का जो हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उसे वो बना पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक सुखद पहलू है। आने वाले समय में बस्तर बेहद ही खूबसूरत नजर आने वाला है। विकास के जो आयाम है यहाँ देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, और बस्तर तो कहा जाता है कि दर्द का यहाँ पर समंदर है, सालों की ये समस्या है, ग्रामीण यहाँ से ये दंश झेलते आ रहे हैं, लेकिन अब यहाँ के ग्रामीणों में भी एक उम्मीद जगी है कि अब जो विकास पहले नहीं हो पाया, निश्चित तौर पर अब वो विकास छत्तीसगढ़ में होता हुआ नजर आएगा, चाहे बात सुकमा की जाए या फिर कांकेर की जाए। लेकिन जिस तरह से सलीम अभी देखा जा रहा है, जो सरेंडर किया जा रहा है, जो जानकारी आपने भी अभी दी, अभी सुकमा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कितने नक्सली ऐसे हैं, कौन से वो संगठन है जो अभी भी एक्टिव हैं और जो यहाँ के जवानों के लिए चुनौती बने हुए हैं? देखिए साक्षी, बस्तर में 2 डिवीजन रहे हैं, दक्षिण बस्तर डिवीजन कमेटी और साउथ बस्तर वेस्ट बस्तर, पश्चिम बस्तर डिवीजन कमेटी। ये दोनों कमेटियों में फिलहाल अभी जो वेस्ट कमेटी जो है, जो बीजापुर के इलाकों में सक्रिय है, वो फिलहाल अभी जो बीजापुर का जो इंद्रावती जो इलाका है और नेशनल पार्क, उन इलाकों में सक्रिय हैं, जिसमें से ये जो रूपेश और रनीता जैसे जो नक्सली है वो सरेंडर करने जा रहे हैं। और भी नक्सली है, जो स्थानीय नक्सली भी है, भारी नक्सली भी है, उनके ऊपर भी नजर बनी हुई है। लेकिन दक्षिण बस्तर का जो जनरल कमेटी है माओवादियों की, वो लगभग खत्म हो चुका है। दरभा डिवीजन हो गया, किरलापाल, किस्टाराम और कोंटा एरिया कमेटी जो सुकमा में जो सक्रिय रहे हैं, जिन्होंने एक बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया है। दरभा डिवीजन का नाम अगर लेते हैं तो 2013 में जीरम कांड का याद दिलाता है, जिसमें 31 कांग्रेसी नेता मारे गए थे। ये दरभा डिवीजन को विकास के रास्ते, वहां विकास कार्य करने के बाद उस दरभा डिवीजन को खत्म किया गया है। किरलापाल एरिया का कमेटी है जो सुकमा में बेहद सक्रिय रही है, गोगुंडा एरिया कमेटी, इनमें अभी सुरक्षा बल के कैंप वहां खोलने के बाद ये पूरे इलाके अब प्रशासन के लिए खुल गए हैं। बिल्कुल, और तस्वीरें भी ये बताती हैं छत्तीसगढ़ की कि अब छत्तीसगढ़ में विकास संभव है, जो नक्सलियों ने पहले नहीं होने दिया। चलिए, आप नजर बनाकर रखिएगा, जैसे ही कोई अपडेट मिले जुड़ेंगे आपसे। शुक्रिया जानकारी के लिए।